वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 25th ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो पहला आज न्यूज़ ये है कि आधार जो है वो अनरिलायबल है इन हॉट एंड ह्यूमिड इंडिया के कंडीशन में। तो ये एक रिपोर्ट है, ये एक ग्लोबल रेटिंग मेजर जो होती है जिसको मूडी बोलते हैं, वो एक टाइप का रिपोर्ट देता है जिसमें ये बताता है कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। इस टाइप का तो एक टाइप का ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को कि आपको इसमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, इस टाइप का। सो उन्होंने एक टाइप का कंसर्न दिखाया है कि आधार जो है एक टाइप का जो है वो हॉट कंडीशंस में, हॉट कंडीशन जहां भी होगी वहां पे वर्क प्रॉपर नहीं करता है। अंडरस्टैंड? रीजन अलग दिए हैं। फिंगरप्रिंट्स जो भी है वो काम नहीं करता होगा, फिंगरप्रिंट्स जो भी है वो काम नहीं करता। और आधार में थोड़ा सा डेटा को भी लेके है, डेटा प्राइवेसी को भी लेके है। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि डेटा प्राइवेसी को लेके अच्छे अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं। सो इसको लेके इन्होंने बोला है। फिर ये बोलता है कि सर्विस डिनाइल कर देते हैं। एक आधार, आप सबको पता है आधार एक टाइप का डिजिटल आईडी है जो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन इंडियन रेसिडेंट के पास है। यूनिक आईडी होता है। आप सबको पता होगा कि ये 12 डिजिट का होता है, तो सबके पास आधार है तो कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। सो आधार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप उसको समझो कि आधार जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है गवर्नमेंट के लिए कि किसी को भी अगर मान लो कि कोई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर में, नरेगा जिसको बोलते थे पहले, अब महात्मा गांधी बोलते हैं, तो इसमें कोई इंसान, कोई लेबर है और वो कुछ काम करता है, 100 डेज के लिए है, ये आप सबको पता होगा। सो वो काम करता है तो उसको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जनरेट, एबीपीएस, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जनरेट किया जाएगा और आधार के बेस पे उसको पेमेंट जनरेट हो जाएगा। तो जो प्रॉक्सी के जो चांसेज होते हैं ना, जो कि काम नहीं भी किया और पैसे ले लिया, तो प्रॉक्सी के चांसेस कम हो जाते हैं। झूठा पैसा जाता नहीं है कि आप फेक मनी बना सकते हैं, चाहे वो देने वाला हो, बांटने वाला हो, चाहे वो लेने वाला हो। तो इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है कि आधार बेस्ड जो है, आप यहाँ पे लिखा भी है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम वो लागू करने वाले हैं। और ये बार बार ये जो नरेगाज है उसके अंदर में इन्होंने चालू करने की कोशिश की रही थी, लेकिन कुछ बार बार दिक्कत हो जा रही थी। तो ये इन्होंने इस टाइप का जो है, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है वो, उन्होंने इस टाइप का एक टाइप का कंसर्न, एक टाइप का कंसर्न वर्ड यूज है, तो कंसर्न जनरेट किया है कि ये जो हॉट ह्यूमिड कंडीशंस हैं उसमें काम नहीं करता है, और तो उसके समय पे क्या होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ पे ऑफ कोर्स उनको आइडिया है कि अगर ऐसे जगह पे मान लो राजस्थान या किसी डिफरेंट जगह पे, इंटीरियर जगह पे जहाँ पे गर्मी की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और आधार के जो भी जैसे वो फिंगरप्रिंट्स हुआ, जो आइरिस हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेथड है जिसके बेस पे आधार ऑथराइज करती है, अगर वो नहीं काम करेगी तो मैनुअली भी हम ऑपरेट करते हैं। सो ऐसा तो है नहीं कि आधार ही हमारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है कि अगर आप देखो कि कहाँ पे आधार जो है मैंडेटरी वर्ड यूज है, आप देखोगे कि हर जगह पे आधार मैंडेटरी नहीं है अभी भी, और दूसरा आधार जो है वो ऑप्शनल है। तो जहाँ मैंडेटरी है वहाँ तो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे नहीं है, ऑप्शनल है, वहाँ पे आधार नहीं भी दोगे तो काम होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बेस्ड हुआ था। तो एक टाइप का ये कंसर्न आधार को लेके दिखाए हैं, ठीक है। तो आधार जो है वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका यूज कैसे वेलफेयर बेनिफिट स्कीम के लिए बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कैसे आधार और पैन को ऐड किया जा रहा है ताकि आपकी हर चीज़ें एक से कनेक्टेड हों। इसके फ्लॉज हैं, ठीक है, वो फ्लॉज कभी बात करना होगा तो करेंगे कि आधार प्राइवेसी को लेके किस तरीके से एक टाइप का डैमेज करता है। आधार के एक बार तो ऐसा हो गया था कि आधार के जो डेटा था जो इकट्ठा करके रखती है, वो उसका डेटा लीक हो गया। तो ऑफ कोर्स आपकी प्राइवेसी की जितनी भी आधार की आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आइरिस है, और जितने स्कैन किया है वो सब दाव पे लग जाता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, रेदर देन हमें भागने की जरूरत है कि आधार, हम ऐसा सिस्टम ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के ऊपर किस टाइप का अपना कमेंट देती है। लेकिन ये एक टाइप का रेटिंग एजेंसी का जो है, मूडी जो है, वो अपना एक टाइप का कंसर्न दिखाया है, कुछ इस टाइप का बोला भी नहीं है। साथ में लिखा भी है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईडी, डिजिटल आईडी जो है, प्रोग्राम जो है वो आधार है। तो एक अच्छी चीज भी है। नेक्स्ट,
सो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन को लेके है, जो आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था कि आप एक साथ डिग्री ले सकते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा है कि आप इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे एजुकेशन को इतना बड़ा माना जाता है, हायर एजुकेशन को, वहाँ पे एंट्री और इतना एम ई मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट करना क्या सही है कि नहीं, तो उसको लेके राइटर लिखेंगे तो डिस्कस करेंगे। इसमें ये लिखा है कि जो पार्लियामेंट के जो कमिटी है वो इसके बाद सोचने के लिए बोला है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स और स्टूडेंट थे वो इस टाइप का ऑब्जेक्शन ले रहे थे। तो उसके ऊपर जो है विवेक ठाकुर जो है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है एजुकेशन के, उन्होंने इसको बोला है कि कुछ देर के लिए हम इसको होल्ड करते हैं और डिस्कशन करके और फिर हम जो है एक कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल एमई और जो एमई है उसके ऊपर थोड़ा सा हाउस पैनल जो है वो रोक लगा दिया है। तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट। ये अली सीक इंक्वायरी बाय स्पीकर्स, अब ये क्या है, कुछ बेसलेस चार्ज है। जो बिधूरी साहब है, रमेश बिधूरी साहब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रमेश बिधूरी दिल्ली से चुन के आते हैं मेरे हिसाब से। सो इन्होंने कुछ इस टाइप का, जो अली जी हैं उनको कुछ पार्लियामेंट में कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट दे दिया कि टेररिस्ट, गद्दार हैं, व्हाट्सोएवर, विच इज नॉट रेलिवेंट इन इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, जहाँ की पार्लियामेंट जो है उसको वर्ल्ड में समझा जाता है, सुना जाता है, तो उनको इस टाइप के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और ये कॉमनल टाइप का थोड़ा सा हो गया कि आप पर्टिकुलर एक कास्ट को या फिर इस रिलीजन को इस टाइप की स्टेटमेंट से आप पुकार रहे हो। इवन जांच की विषय है, पार्लियामेंट कमेटी जो है, जो लोकसभा है, उसके ऊपर जांच करेगी। और ये इंसिडेंट होने के बाद राजनाथ सिंह ने रोका था और एक दूसरे को बचाव किया था कि बीच बचाव की ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर थोड़ा ये केस आगे तक बढ़ गया है, तो देखेंगे, प्रिविलेज ऑफ उसके अंदर आ जाएगा तो देखेंगे। फिर ये पिक्चर जो है वो नागपुर का है, तो नागपुर में बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, तो वो है। केरला को लेके एक न्यूज है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो ओबीसी को जो लिस्ट रिवाइज करना था इनको, अब उसको हाईकोर्ट को कहे हुए बहुत दिन हो गए कि भाई आप रिवाइज करो सेंसस को, अपने ओबीसी लिस्ट को लेके, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जो है आपके, उसको करो, आप रिवाइज करो। तो जो ऑर्डर था वो केरला हाईकोर्ट का 2020 का था, इन्होंने अभी तक नहीं किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि 1 साल के अंदर में करो, अभी नहीं किया, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑर्डर का अवहेलना करना एक टाइप का जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। तो आप इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते। तो केरला गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है कि मेरे को कुछ टाइम और दो, जो है वो मैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो मैं कर लूंगा और ओबीसी की लिस्टिंग उस बेस पे हो जाएगी। तो ये था आज का न्यूज। नेक्स्ट, हाँ, ये है कि एक प्लेस है वटद्रवा, जो बर्थ प्लेस ऑफ 15 सेंचुरी जो है ना, 15-16 सेंचुरी में एक वैष्णवजिम, आपको पता ही है कि पहले जो है वो जो है शंकराचार्य के समय में कैसे जो है शिविज्म जो है, शिव को पूजा करने वाले वो बढ़े, और वो अलग अलग चीज़ें उसको कहा जाता है, ठीक है, और उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। और फिर दूसरा वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करते हैं, और एक नियो वैष्णव कंसेप्ट जनरेट हुआ, नियो वैष्णव, जो मोस्टली उड़ीसा में है। तो उनकी जो खोज की थी, सेंट रिफॉर्मर थे एक श्रीमंत शंकर देव, तो उनकी जो उन्होंने जो प्रोपाउंडेड किया था न्यू वेस्टनिज्म को, वो एक्चुअली जो है आपका एक एरिया है आसाम में, तो उसके आसपास की जो जमीन है उसको इसके लिए कंजर्व किया जाएगा, जिसको ये इंडिजीनियस पीपल के लिए बोल रहे हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है कि उसको उसके आसपास के कितना 8 किलोमीटर का रेडियस ये है अराउंड वत्रदर्भ, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा देखना, वटद्रव, जो होली स्पोर्ट अलोंग दी एज, जो 17 है, या मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं, असम चीफ मिनिस्टर ने उसको एक टाइप का प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है 8 किलोमीटर की रेडियस को। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके लिए कि अब ये इंडिजिनियस पीपल के लिए ओनली है, तो उसमें थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा कि राइटर ने क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इसका डिटेल अभी तक तो मिला नहीं है, पहला न्यूज है, पहली बार आया है। तो 575 बर्थ एनिवर्सरी था जो यही रिफॉर्मर जो है उनका, शंकरन का, आई थिंक नाम में कुछ में शंकर देव है, तो
उसको देखे थोड़ा सा है। नेक्स्ट ये है कि जो वध द्रव है एक टाइप का जो फॉलोअर्स होते हैं वो न्यू वेस्टर्निज्म के होते हैं, जो वेटिकन सिटी टाइप का रोमन कैथोलिक को माना जाता है जैसे उधर ऐसा। तो उसके बाद ये जो शंकर देव जहाँ जहाँ गए थे उसको 21 प्लेस को वो ट्रैक करेंगे और उसको भी डेवलप करेंगे, इस टाइप का है। और होम मिनिस्टर ने 22 करोड़ रुपए इसके लिए दिया था, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो इंडिजीनियस पीपल को लेके एक बार इसमें डिस्कस किया जाएगा कभी न्यूज़ में अगर लगातार आएगा तो। फिलहाल आप ये याद रखिए कि 15 और 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है, और वहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर ये आए कि शंकर देव, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि न्यू वेस्टनिज्म, जैसे न्यू हिंदुइज्म का कंसेप्ट था वैसे न्यू वेस्टनिज्म का कंसेप्ट है कि वे जो विष्णु को पूजा करते हैं उनको बोला जाता है। और ये एरिया जो है, ये याद रखना, एरिया भी जो है आसाम, ठीक है, वहाँ की बात हो रही है। सो इसमें कभी जो कल्चरल की क्लासेज है बुक हो गए नितिन सिंघानिया, आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक आती है, तो उसमें जाके देखिएगा कि न्यू वेस्टर्निज्म क्या होता है। और जो आसाम में जो है जो वेस्टर्निज्म को फॉलो करते हैं वो मोस्टली जो शंकर देव को करते हैं वो किस टाइप का है, वो कौन कौन सी म्यूजिक को फॉलो करते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, क्योंकि फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी टफ बनते हैं, वो बुद्धिज्म जैनिज्म पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एमपी में इलेक्शन है तो कुछ 1 लाख जो कोतवाल होते हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो इलेक्शंस हैं ये, तो और कुछ नहीं, इलेक्शंस हैं, तो आप इस पे ध्यान न दें। सो यस, ये न्यूज़ में है कि टीडीपी का जो चीफ है केसी राव होंगे मेरे हिसाब से। यस, नहीं, एन चंद्रबाबू नायडू हैं, केसी राव तो अलग हैं। तो एन चंद्रबाबू नायडू जो है जो स्किल डेवलपमेंट में केस में फंस गए थे, स्किल डेवलपमेंट में, जिसको एसीबी ने अरेस्ट कर लिया था, वो अभी हाई कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, कि ये जो स्किल को लेके जो इन लोगों ने दिखाया है कि मैं स्किल कि स्कैम में मैं शामिल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको रद्द करो एफआईआर को। तो वो चीज़ें हुई नहीं, और एंटी करप्शन ब्यूरो को कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है, एसीबी की जो कोर्ट होती है उसने जुडिशियल डिमांड इनकी एक्सटेंड कर दी है। अब देखते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एफआईआर क्वैश होगी कि नहीं होगी। यस, नेक्स्ट, यस, ये तो आपको पता, कोझिकोड जो है यहाँ पे नीपा वायरस मैंने बार बार आपको बताया है, तो अभी कंट्रोल में है, तो गुड न्यूज है ये अपने लिए। नॉर्मली ट्रैक पे आ रहा है सब चीजें वहां पे जो केरला में है। नेक्स्ट, यस, तो पहले तो ये छोटा सा न्यूज समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब आपको पता है कि एशियन गेम जो है 19th एशियन गेम जो है 19th एडिशन का, वो जो है वो चाइना में स्टार्ट हो रहा है। और हैंगजू हैंगजोउ, जो भी प्रोनाउंसिएट करना है करें आप, हैंगजोहू, उसमें होने वाला है चाइना में। तो ये हमारे कुछ 3 प्लेयर को जो अरुणाचल के हैं, अरुणाचल प्रदेश के, उनको उन्होंने एक टाइप का एंट्री नहीं दिया वहां पे अरुणाचल की बाउंड्री की वजह से, जो डिस्प्यूट है। तो हमारी जो स्पोर्ट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वहां पे जाने से एंड टाइम पे मना कर दिया। अनुराग ठाकुर है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्पोर्ट मिनिस्टर जो है, यस, अनुराग ठाकुर। सो अनुराग ठाकुर जो है एंड टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने वो अटेंड करने से मना कर दिया। तो इसको लेके, और चाइना ये पहली बार तो कर नहीं रहा है, चाइना बार बार उनका यही है कि जब भी ऐसे कुछ समिट्स होते हैं, टोक्यो वाले में उन्होंने, टोक्यो वाले नहीं, कुछ और भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे उन्होंने इस टाइप की चीजें की थी, हरकतें की थी। और एक बार तो इन्होंने किया कि विंटर ओलंपिक्स जो हो रहा था, विंटर ओलंपिक्स, ये छोटे छोटे न्यूज है जो आपको इंडीच करेगा धीरे धीरे। और ये विंटर ओलंपिक्स होने वाला था चाइना में, चाइना ने क्या किया, जो गैलवैन वैली में जो एक सोल्जर था जिसके बीच में लड़ाई हुई थी, उसको उसने टॉर्च बेरर बना दिया, कि जो आप समझ रहे हो जो स्टार्ट करता है उस इवेंट को, उसको उसने बना दिया अपने सोल्जर्स को। तो वो फिर से न्यूज में आ गया था, ये लिखा हुआ है, विंटर वैली गलवान वैली में जो क्लैशेज हुए थे उसको टॉर्च बेरर बना दिया, उस पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर को। तो ये ऐसी हरकतें करता रहता है।
इनकी आदत है। और ये अभी इंडिया इसको सही तरीके से ले नहीं रही है। इंडिया कह रही है कि जब तक बायलैटरल रिलेशन तभी अच्छा होगा जब तुम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो वहां पे तुम्हारे जो हरकतें होंगी वो सुधरेगी। ये थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे इंसिडेंट है कि बार बार एक प्लेयर को स्पोर्ट्स को आप जियोपॉलिटिक्स से अलग रखें। और दिस इज नॉट माय व्यूज ऑलवेज, जैसे मैं कहता हूं, ये राइटर कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को आप जियोपॉलिटिक्स से अलग रखो। अगर स्पोर्ट्स को मर्ज करना चाहोगे तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। सो इन्होंने एक था, और हमारे जो वुशु प्लेयर्स हैं जो वहां जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया है। तो इसके लिए ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज की एक्सचेंज को, और स्पोर्ट्स को इसमें ला रहे हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है, ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होती है, फॉरेन उसमें होती है, लेकिन आप इस चीज के लिए उसको ला रहे हो और एथलीट्स को उसका पे करना पड़ रहा है। आपको हो सकता था कि उसमें वो मेडल लाके दे इंडिया को। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग न्यूज था। और फिर ये वर्बल एब्यूज को लेके है, उन्हीं को लेके है, मेरे हिसाब से रमेश बिधूरी साहब को लेके है। नॉट इम्पोर्टेंट कि उन्होंने उनको क्या कह दिया, ठीक है, ये आज का नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए बोल शर्मनाक चीजें हैं कि आप एक एमपी हो गए, दूसरे एमपी को इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हो, तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या क्रिएट होगा। आप वो समझो ना कि आप जैसे जिनको एक रिप्रेजेंटेटिव हो और आपको एक इतनी बड़ी सत्ता मिली है और आपको मिला है कि देश के लिए कानून बनाओ, ना कि वहां पे वर्बल एब्यूज करो। तो बीजेपी किस टाइप का एक्शन, दिक्कत ये है इसमें, ये भी एक दिक्कत है। राइटर ये लिख रहे हैं कि यही कंडक्ट, अगर ऐसा ही कंडक्ट अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का कोई लीडर करता तो आप उसको तो तुरंत सस्पेंड कर देते या फिर एक्सपेल्ड कर देते, व्हाट्सोएवर, जो भी हो रीजन हो, आप उसको मौका देते ना राइट टू हियर का, आप सीधे एक्सपेल्ड। लेकिन आपके कोई पार्टी एमपी ने अगर किया तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये ऑपोजिशन के व्यूज हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, आप वो समझने की करो कि पार्लियामेंट की, एक तो पार्लियामेंट आप कम डिस्कस करते हो, पार्लियामेंट का जो आवर हो गया, आप जो काम करने का आप देखो डेली हर साल कम होते जा रहा है, ऊपर से आप जो भी बात करते हो उसमें वर्बल एब्यूज लाते हो। तो शर्मनाक चीजें हैं, आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। साइमल्टेनियस पोल्स के ऊपर आते हैं। तो प्रशांत भूषण साहब ने लिखा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और इसके ऊपर तो मैंने बहुत बार बोल दिया हूं। तो डेमोक्रेसी के लिए एक टाइप का खतरा है, बोलते कि अब बताता हूं क्यों क्यों। तो कुछ रीजन उन्होंने बताया कि अगर आप इस टाइप का चीजें करते हो तो आप सबसे पहले जो, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और आपकी सरकार नहीं रहती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपकी सरकार नहीं रहती है, तो ऐसे कंडीशन में तो आप क्या करोगे, आप दोबारा इलेक्शन के लिए जाओगे नहीं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो दूसरा क्या करोगे, प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, ऐसा करोगे ना, दो ही चीज करोगे। अब बोले ये चाहे तुम मिड टर्म इलेक्शंस में जाओ तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन है नहीं मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, क्यों, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन है, एक ही बार इलेक्शंस होंगे। तो एक तो इलेक्शन में जो तुम्हारा है कि इलेक्शन में दोबारा नहीं जा सकते हो क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होगा सबका, और बिना सरकार, जो कॉन्फिडेंस अगर सरकार को नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस को अगर नहीं रहेगी, अगर सरकार ही में ही कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का, सरकार गिर गई है, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया है, तो ऐसे ऐसे मौसम में अगर प्रेसिडेंट भी, ऐसे समय में अगर प्रेसिडेंट भी अगर उसके ऊपर रूल लगाता है तो भी वो अनडेमोक्रेटिक होगा। अंडरस्टैंड। तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा, उसको लेके वो बात कर रहे हैं कि पहला तो तुम्हारा ये हो गया कि आप इलेक्शन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मान लो लेट सपोज कि पास हो गया और आपकी सरकार गिर गई, तो ऐसे समय में मिड टर्म इलेक्शन तो आप करवाओगे नहीं, क्योंकि नो नो जो है वन नेशन वन इलेक्शन है। और दूसरा प्रेसिडेंट रूल भी लाओगे तो आप जो है वो चुनी हुई सरकार जो होनी चाहिए वो तो होगी नहीं, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया ना। तो डेमोक्रेसी को लेके वो मोस्टली चिंतित है। तो ये वाली चीजें हैं। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि साइमल्टेनियस पोल होगा जनरल इलेक्शन और लोकसभा का और स्टेट इलेक्शंस का, ये तो आप सबको पता चल गया होगा। सो डीपर प्रॉब्लम क्या है इनके हिसाब से, गवर्नमेंट डिपेंडेंट ऑन एंजॉइंग कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ हाउस। अगर मान लो कि गवर्नमेंट जब तक एंजॉय करती है मेजोरिटी तब तक तो अच्छी चीज है, लेकिन जब वो
मेजोरिटी में नहीं रहती है, सरकार गिर जाएगी, उस समय पे क्या है, तो उसी को लेकर मैंने आपको समझा दिया कि वन नेशन वन पोल यू कैन नॉट हैव मिड टर्म इलेक्शंस, तो मिड टर्म इलेक्शंस तो होने वाले हैं नहीं, तो सेंटर गो हैव टू पोल अदर्स, तो सेंटर हैव टू गो टू पोल सो कि सेंटर वहां पे पोल पे चले जाए। देयरफॉर ओनली ऑप्शन विल बी इधर कंटिन्यू विथ माइनॉरिटी गवर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हु हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस टू द हाउस, और इम्पोज प्रेसिडेंट रूल और रेस्ट ऑफ द टर्म्स। या तो आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर बना दो कि वो चलाएंगे, और या तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रेसिडेंट का रूल लगा देंगे। इन माय व्यूज बोथ दीज ऑप्शंस वुड बी अनडेमोक्रेटिक एज इट कुड मीन द गवर्नमेंट रूल्स द सेंटर स्टेट विदाउट एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड दिस विल डिफीट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों कंडीशन में, चाहे तुम प्रेसिडेंट के रूल लगा दो, चाहे फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है उसको, प्राइम मिनिस्टर जो है, गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ पार्लियामेंट। सो अगर इन दोनों केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा। सो वन नेशन वन पोल इज पॉसिबली ओनली इफ वी स्विच द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय डायरेक्टली। तो आप एक चीज से कर सकते हो कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ले आओ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में तो आप कैसे करोगे, आपको थोड़ा सा आप समझने के लिए आपको मुझे एक पेज लेना पड़ेगा। सो आप क्या करो, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन लाना वाले हो, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चूज किया था, और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म दो टाइप के होते हैं, प्रेसिडेंस फॉर्म। सो यहां पे वन पर्सन होता है, जैसे अमेरिका जो बिडेन चुन के आते हैं, प्रेसिडेंट चुन के आते हैं अमेरिका, और यहाँ अपन इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे एमपी चुन के आते हैं, एमपी 1 2 3, और ये जाके एक बंदे को, मोदी जी को चुन के यहाँ का पीएम बनाते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म से बहुत सारे लोग चुन के आते हैं, तो आप एक को चुन के लाओ, तो ऐसे फॉर्म ऑफ करोगे तो सही है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस टाइप की चीज़ों को एक्सेप्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो एक हाथ में पावर, वन पर्सन को एग्जीक्यूटिव पावर नहीं देना चाह रहा था, पूरा एग्जीक्यूटिव पावर। क्यों? क्योंकि फिर वो एक टाइप का ऑथोरिटेरियन की ओर चले जाता। तो हमने तो सोच समझ के ये लिया है, तो उसको लेके बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म को सोच के लिए थे। इतने बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन है इंडिया का, ह्यूज पॉपुलेशन, और ऊपर से डाइवर्सिटी है, तो एक बंदा अगर वहां करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए डाइवर्स लोग होने चाहिए, अलग अलग लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, तो उसको लेके है। तो वो थोड़े से खामियां हैं, तो उसको लेके वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिस्टम है। दिस हैपन इन कंट्री सच एज यूनाइटेड स्टेट, इन दोज कंट्री देयर इज ऑल्सो ए क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन लेड डाउन बाय द प्रेसिडेंट। वहां पे भी है कि अगर प्रेसिडेंट अगर हट गया, अगर प्रेसिडेंट फॉर्म में भी है ना, तो वहां पर तुम कर सकते हो इलेक्शन की, एक ही बंदा है तो इलेक्शन हो जाएगा, गवर्नर है, ठीक है, जो लीड कर रहा है, चुनकर इतने सारे लोग नहीं आए हैं। तो वहां भी है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो लोकसभा का जो भी होगा स्पीकर होगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। तो वहां भी सक्सेशन जो है वो ऑलरेडी मेंशंस है, तो उसको लेके राइटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट, तो सो ये है कि हाँ, सो सच प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैन वन नेशन वन पोल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे जगह पे डेमोक्रेसी जो है वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम करते हो। तो देयर वेर सम सजेशन दैट वन नेशन वन पोल कैन हैपन इवन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योरिंग दैट। हाँ, एक और भी तरीका है, राइटर ये कह रहे हैं कि मान लो कि मोदी जी की सरकार गिर गई, ऐसे गिरी नहीं है लेकिन गिर गई, तो कांग्रेस बना ले, प्रूफ कर ले और वो चलाए। लेकिन ऐसे समय पे जो होगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ना इनके खिलाफ, लोगों को भरोसा नहीं है सरकार में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ऐसे समय पे कांग्रेस वहां पे कर ले और ओवरटेक कर ले जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होगी वो। लेकिन ऐसे समय पे भी होगा कि जो मनी बिल होगी और फाइनेंस बिल होगा, और इसके ये बिल पास किए बिना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है, तो ये बिल पास किए बिना कैसे आप गवर्नमेंट को उतने दिन तक बनाए रखोगे जब तक पोल नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकते। तो उसको लेकर राइटर ने लिखा है। सो दिस इज अवर
फिर ये तो हो गया, आपको इतनी चीजें बता दी उसने। फिर उसके बाद ये बोल दी कि जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप अगर प्रेसिडेंशियल में जाते हो तो बहुत सारी चीजें, जैसे एग्जीक्यूटिव का पावर चेंज करो, लेजिस्लेटिव का पावर चेंज करो, प्रेसिडेंट के पास जो पावर होते हैं उसको चेंज करो, गवर्नर के पावर को चेंज करो। तो ये सब चीजें हैं, ये लीगल चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ी। फिर सम पीपल को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंदन भारती का केस जो देखेंगे तो उसमें कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ये मूलभूत चीजें हैं, जो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो पूरा जो सिस्टम है वही चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो बेसिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, डेमोक्रेसी है। बड़ा टर्म जो है डेमोक्रेसी सर्टेनली पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी है। वन कैन नॉट से अमेरिका, और ये नहीं कह सकता कि कोई अमेरिकन सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। आप कह सकते हो क्या कि अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं कह सकते। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फिर भी डेमोक्रेसी है ना। तो वैसे अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इंडिया को बना देते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम से, तो आप तब भी डेमोक्रेटिक रहोगे। और ये तो वो तो कहते हैं कि वो हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे तो स्टेट के पावर और जो है वो अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं पावर जो है। जो फेडरल कंट्री है यूएसए, उसमें तो स्टेट एंजॉय करता है वास्ट पावर विद इन ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। देर इज प्रोबेबली ए रीजन वाई कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतने वास्ट, इतनी डाइवर्स नेचर की वजह है, इसीलिए हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो अपना डेमोक्रेसी है हमने नहीं चूज किया, हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चूज किया है कि पार्लियामेंट में चुन के जाएंगे लोग, सारे लोग, और वो जाके पीएम की चुनाव करेंगे, और पीएम जो होगा वो हेड करेगा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो हमने वो चूज किया। सो फिर इसके बाद तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि थोड़ा पॉलिटिकल चीजें हो जाती है, तो मैं पॉलिटिकल डिस्कस नहीं करता कि अभी अगले कमिंग इलेक्शंस में जो 4-5 स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी हारने वाली है, उसी की वजह से ये इस टाइप की चीजें हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट। हम हमेशा अपने काम की चीजें निकाल देंगे, हमें पॉलिटिकल चीजों से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब ये इसमें कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी वही है कि आपने जो इंडिया मिडिल मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर बनाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जो चाइना का बीआरआई को टारगेट करेगा। और अमेरिका ने जो कहा है कि ये गुड स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन उस समय पे जब आपने इसको पास किया G20 के समय में, G20 के साइड में जाके ये चीजें बनी थी। इंडिया ये वाला जो अपना कॉरिडोर है, इंडिया में मिडिल ईस्ट यूरोप एंड यूरोप कॉरिडोर। सो ये जो G20 के साइड बाय साइड बना है, तो इस समय आपने इसराइल का नाम लिया है कि इसराइल से होते हुए जाएगी, ये यूरोप को कनेक्ट करेगी ना, ये लाइन इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगी। तो इसराइल होते हुए जाएगी, सऊदी अरेबिया होते हुए जाएगी, जॉर्डन होते हुए जाएगी, ग्रीस होते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे जाके इंडिया यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे करके वो जा रही है। तो इसमें तो इसराइल को, बाकी अलग लोगों कंट्री को बुलाया था, इसराइल को क्यों नहीं बुलाया? तो उसको लेकर राइटर लिख रहे हैं कि इसराइल को आपको G20 में एज ए नॉन मेंबर भी, कम से कम नॉन मेंबर तो आपने बहुत लोगों को बुलाया था। जैसे कि 9 नॉन मेंबर्स को बुलाया था, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन एंड सो बहुत 8-9 लोगों को बुलाया था आपने G20। जो G20 के मेंबर नहीं थे फिर भी बुलाया आपने, बिकॉज आप यू आर ए होस्ट कंट्री। तो आपने इसराइल को क्यों छोड़ दिया? क्या इसराइल के हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्या इतना वीक है कि हम उसके बिना उस रोड में जा सकते हैं? तो इसराइल भी जो थैंक यू बोला, वो जो बिडेन साहब को बोला, इंडिया को नहीं बोला। थैंक यू बिडेन साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इसका कॉरिडोर के अंदर में रहने के लिए। तो इंडिया को उसको रिलेशंस को देखने की जरूरत है। और इंडिया ने बोला कि सऊदी अरेबिया और अभी इसराइल का रिलेशन जो है वो अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो वो दोनों एक टेबल पे आने पे थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेपर पढ़ने से मुझे पता चला है कि सऊदी अरेबिया इसराइल के अच्छे संबंध हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको बुलाने में क्या दिक्कत थी? तो इसको लेकर राइटर एनालाइज करने की कोशिश कर। नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, और जो बीआरआई जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स है जो चाइना का है उसको टारगेट करेगा, उसको थोड़ा सा समहाउ कम करेगा। क्योंकि उनका जो लोन देने का स्टाइल है चाइना का वो बहुत अलग है। यस, फिर कितने लोग कनाडा में रहते हैं, तो यस सबको पता है कि इमिग्रेंट
सब कुछ मत पढ़ा करो, दिक्कत हो जाएगी। इमिग्रेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, कुछ दिमाग भी लगाओगे उससे भी बन जाता है। और कौन से हो गए, वर्कर्स। तो ये लोग ही तो जो कनाडा है उसको भर रखे हैं। तो कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख लोग हैं, इंडियन इंडियन कनाडियंस। सो ये है, उसको लेके है। अब ये फुकुशिमा जो एक बार जो अर्थक्वेक आया था जापान में, सो उसमें जो वहाँ पे उसके रिएक्टर्स थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, तो उसमें सब लीक हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर से। और ये मेरे हिसाब से पहले की बात है, कब 2011-12 की बात है, याद नहीं है मुझे ये कि ये फुकुशिमा इंसिडेंट न्यूक्लियर जो वेस्ट वाटर है वो हुआ था अर्थक्वेक से, और उसके बाद वो पूरा डैमेज हो गया था। तो उनके वाटर को जिसमें से रेडियो एक्टिव जो निकले थे उसको स्टोर करके रखा गया था। अब जापान कह रही है मैं इसको अब रिलीज करने वाला हूँ कि अब मेरी क्षमता से बाहर की चीज़ है, अब मैं इसको समुंदर में, सी में इसको धीरे धीरे 30 साल के अंदर में 30 ईयर धीरे धीरे करके रिलीज कर दूंगा। तो साउथ कोरिया और चाइना को उसको दिक्कत है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे फूड्स जो है ना इनके, वो सी फूड है। तो उनको लग रहा है कि सी फूड में अगर टाइट्रियम जो मिल जाएगा तो उसको फिर वो जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चे लोग हैं, उनको एक टाइप का दिक्कत पहुंचाएगा। तो ये इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप, रेडियो एक्टिव वाटर को लेके ये प्रोटेस्ट है। और ये ट्राइट्रियम है उसके बारे में पढ़ लेना। टाइट्रियम टाइप का हाइड्रोजन जैसे हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको अलग करना जो है वो बहुत दिक्कत होता है। कि आप जब हाइड्रोजन जैसे ही हो जाओगे तो उसको फिर कैसे अलग करोगे पानी से, तो उसमें ये है। तो उसको लेके है थोड़ा सा। तो साउथ कोरियन और ये जापान अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहता है। कभी मौका हो तो पढ़ना कि जापान वर्सेस साउथ कोरिया, आई एम सॉरी, जापान वर्सेस साउथ कोरिया का रिलेशन कभी पढ़ना। जापान ने कॉलोनाइज किया था इसको, साउथ कोरिया को, वो दर्द अभी तक साउथ कोरिया को भरा नहीं है। वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप वापस आ रहे हैं। और ऐसे समय पे अगर वो उस पानी में कुछ इस टाइप का मिल जाए जो साउथ कोरिया को नुकसान कर दे, ठीक है, तो उसको बहुत बड़ा एक टाइप का वो हो जाएगा, वापस जो है वो बिटर कंडीशंस हो जाएंगे। तो उसको लेके जापान भी काफ़ी चिंतित है कि इस टाइप की चीज़ें ना हो। लेकिन वो अब मजबूर है कि वो इतने दिनों तक पानी को रख नहीं सकता, वाटर को रख नहीं सकता, और वो उनको भी लीकेज के चांसेज हैं। वो कह रहा है कि इस टाइप की चीज़ें अगर मैं रखूंगा भी तो लीकेज होने के चांसेज हैं, और वो एक टाइप का हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर जापान वर्सेस साउथ कोरिया, और जो है फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर को लेके है, वो थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो जो इसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसको एक बार गो थ्रू हो जाना एक बार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये चाइना का डोमिनेंस तो हमेशा लिखना आंसर में। अगर ये चाइना का डोमिनेंस रहेगा तो ऑफकोर्स जो है जापान और साउथ कोरिया एक साथ आएंगे। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं क्योंकि इस एरिया में चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है। तो ये अपने पुरानी यादों को भूलते हुए दोनों एक जो है एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे समय में जापान का कोई इस टाइप का चीज़ें जो साउथ कोरिया को डैमेज करेगा, जापान भी नहीं चाहेगा ऐसा हो। सो दिस इज खालिस्तान को लेके ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं मैंने। और ये निज्जर साहब वाला जो कनाडा वाला केस था जिसमें निज्जर साहब की जो एसोसिनेशन हुआ था, उसमें इनपुट 5i ने दिया था। और 5i क्या है, एक टाइप का एजेंसी है, अलायंस है, एजेंसी या अलायंस है जो नज़र रखती है। यूके की है, इसमें यूएसए भी शामिल है, कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री हैं जो इनकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस शेयर करता है। वो जो है अपनी इंटेलिजेंस इन पांचों से शेयर करते हैं। तो 5i इनको बोला गया है। तो इसने बताया था ट्रूडो साहब को कि ऐसा ऐसा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। ऑल दो 5i का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने अपनी उसमें कहा कि हमारी कुछ अलायंस हैं जो हमको बताएं। तो नाम ले लेते भाई, हम तो, इंडिया तो प्रूफ मांग रही है, एविडेंस दो, फिर हम बहस करेंगे। फिर ये है कि एक जो आईएनएस विक्रांत है, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है, जो कैरियर है नेवल्स वालों का, तो उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और की बात हो रही है। तो अभी ये पास नहीं किया है। जो डिफेंस डीपीसी होती है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट डीपीबी होती है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड जो होती है, डिफेंस मिनिस्टर उसमें होते हैं। तो उन्होंने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है विक्रांत को, सेकंड विक्रांत के लिए। लेकिन अभी बात हो रही है, 40,000 करोड़ का आसपास का डिमांड किया है। यस,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपको अगर मान लो कि जो कोई फॉल्स प्रॉमिस करे कि मैं शादी करूंगा और फिर सेक्स करे, तो उसको तो रेप में काउंट किया जाएगा। लेकिन जिसकी प्रॉमिस जेन्युइन है और किसी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए और किसी वजह से आप एक दूसरे से अलग हो गए, फॉलिंग अपार्ट हो गए, तो पुराना जो आपके जो भी प्यार थे उस समय और जो भी आपने कंसेंसुअल सेक्स किए थे, कंसेंसुअल सेक्स इज नॉट कम अंडर रेप। अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं? कि मान लो कि मैंने किसी को बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं और मैं जेन्युइनली क्या करना चाहता हूं, जेन्युइनली करना, ये इसका फैक्ट और एविडेंस के बेस पे चेक हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब क्या है सर, समझा दो। तो जेन्युइनली आप कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें आपके एक्ट इस तरीके से झलक रहे हैं कि आप प्यार करते हैं, सच में शादी करना चाहते हैं, और घर में कुछ इस चीजें हो गई या एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया या आप दोनों में झगड़ा हो गया कि आपने जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, आपके रिलेशन ब्रेक हो गया। तो आपने इस समय जो अपने जो मोमेंट जिए थे या फिर आपने जो कंसेंसुअल दोनों उस समय एग्री होकर कंसेंसुअल सेक्स किए थे, तो वो रेप नहीं कहलाएगा, नॉट अमाउंटेड टू रेप। लेकिन आपकी जो अप्रोच ही है वो फेक है, स्टार्टिंग से ही आपके फेक प्रोमिसेज हैं और वो है, तो ऐसे केसेस में उसको रेप काउंट किया जाएगा। और यही उसने महाराष्ट्र हाई कोर्ट को सुनाने की कोशिश की। एक नॉर्मल केस था, उसको लेके कोई लड़की थी, वर्किंग थी और एजुकेटेड थी, और उन्होंने इस टाइप की चीजें का एलिगेशन लगाया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि consensual sex following a genuine but unfulfilled promise to marry does not amount to rape। कंसेंसुअल सेक्स तो है लेकिन आप उसने जेन्युइन वर्ड यूज है, बट अनफुलफिल्ड नहीं कर पाया प्रॉमिस को, टू मैरी डज नॉट अमाउंट टू रेप। अंडरस्टैंड? अच्छे अच्छे से समझा करो यार, ज्यादा उस पर सर पे लोड मत डालो। नागपुर का केस बाढ़ आई है। नेक्स्ट एक वैक्सीन को लेके है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यूआईपी आपको पता ही है सबको, तो क्या बार बार बताओ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सिस्टम प्रोग्राम्स बोलते हैं यूआईपी। 2014 में लॉन्च हुआ था मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, 2014 में लॉन्च हुआ था। सो ये वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं। नए जो है 9 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे और उसमें पहले 25 थे प्लस 9 ऐड हो जाएंगे। वंदे भारत एक नया टाइप का जिसमें अलग अलग सिस्टम्स आपको देंगे, छोटी छोटी जगह को कनेक्ट करने की। ट्रेन का स्पीड फास्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो आप उसको देखिएगा। अरुणाचल में और 3 नए एयर रूट खुलेंगे, जरूरी है। हम चाइना के बाउंड्री को शेयर करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये अजरबैजान, और ये मैं तो पहले ही बोला था कि काराबख वाला ये इस बार का जो है ना, इनका हीटेड टॉपिक हो गया है। तो काराबख एरिया देख लेना कि अर्मानिया वर्सेस न्यूज में है, अर्मानिया वर्सेस अजरबैजान। तो इससे पहले वाले में, सबसे पहले 90 के दशक वाले में तो अर्मेनिया जीत गया था, और फिर अभी 2019 या 20 में लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान जीत गया था इस एरिया को लेके। काराबख एरिया है मोस्टली जो है अजरबैजान का है, ठीक है, लेकिन उस पर जो कुछ लोग हैं वो अर्मेनिया के कुछ सेपरेटिस्ट जो हैं वहां पे कब्जा कर रखे थे। तो अजरबैजान ने इस बार बोल दिया कि इस बार तो लेके मानूंगा, तो इस बार अभी अटैक किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ के जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने गन रख दिया और वहां से भागने लगे। तो बाकी अपने वापस अपने जो कंट्री है अर्मेनिया की ओर चले गए, जा रहे हैं। रिफ्यूजी आपको दिख रहा होगा कि ये लोग वापस जा रहे हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो अर्मेनिया था, ये जो अर्मेनिया है उसमें इसमें रसिया का सपोर्ट था। अब ये अर्मेनिया कह रहा है कि रसिया खुद ही यूक्रेन के वॉर से डैमेज हो रखा है, तो वो मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। एक कमिटी भी, एक वो पैक्ट भी बना है, CSTO करके, तुमने पढ़ा होगा कि ये इसको बोलते थे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रसिया लीड करता है इसको और वो अपने जो भी उसके अलायंस है उसको बचाता है। लेकिन रसिया इस समय पे कह दिया कि ये तुम्हारा पार्ट है, तुम इसको अपना प्रॉब्लम अपना आप सुलझाओ। तो ये लोग जो हैं अर्मेनिया के लोग, वो नाराज हैं रसिया से, और वो कह रहे हैं कि अब मुझे नया नया अलायंस ढूंढना पड़ेगा। और तब तक के लिए तो अजरबैजान जो है वो उसका जो है इस एरिया पे अब धीरे धीरे पकड़ काराबख एरिया पे स्ट्रांग हो जाएगा। मैप में भी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, तो आप उसको देख लेना। जो अजरबैजान है वो कैस्पियन सी को टच करता है, इस साइड है, राइट साइड में, अर्मेनिया यहाँ कहीं है।
और इन दोनों के बीच में यहाँ जो अजरबैजान का एरिया है, इसमें कहीं काराबख एरिया है। तो अर्मेनिया लेफ्ट में है और अजरबैजान जो है राइट में है, और राइट में जो है कैस्पियन सी है। नासा पहला एस्ट्रॉइड सैंपल जो है वो वहाँ से कुछ डस्ट, कुछ जो अलग अलग चीज़ लेके आएगा और उसको जांच करेगा। तो एस्ट्रॉइड का पहला सैंपल लेके आ रहा है। तो इससे पहले जापान कर चुका है, ये जापान ने लेके आ गया था सैंपल वहाँ से, एस्ट्रॉइड से। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और आप इसको देखें। और आज के पेपर में कुछ इस टाइप का खास था नहीं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस लगातार जो है वो मैं आपको उसको बताते जा रहा हूँ। और काराबाखी एरिया, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद कुछ अगर इम्पोर्टेंट रहा तो आधार उठ के आ गया है, कोई न्यूज कोई रेलिवेंट ही है नहीं। और मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होना है। एक बार आ जाने दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।